कैसे हो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है IQ गुरुकुल क्लासेज पर। हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो संविधान की हमारी क्लासेज चल रही थी उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपका जो पहला भाग समाप्त किया था जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 थे, जिसे हम कहते हैं संघ एवं राज्य। तो आज हम दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नागरिकता। तो पहले कल वाले भाग का रिवीजन कर देते हैं। हमने क्या क्या उसमें बताया था। हमने बताया था उसमें भाग 1 संघ एवं राज्य, अनुच्छेद कितने थे 1 से लेकर 4 तक उसमें व्यापक उल्लेख था। और अनुच्छेद 1 में था भारत राज्यों का संघ होगा। संघ कैसे बनेगा, किस देश से हमने क्या क्या लिया है और कौन सा संघ के लिए किस नाम का प्रयोग किया है, वो सब हमने उस आर्टिकल में कंप्लीट किया था। उसके बाद दूसरा आर्टिकल था जो विदेशी क्षेत्रों को, विदेशी भूमियों को भारत में मिलाया जाएगा और उन्हें मिलाए जाने का अधिकार आर्टिकल 2 में। तो तीसरे अनुच्छेद में क्या था, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ये सब चीज कौन से में थे, आर्टिकल 3 में। और चौथे आर्टिकल में थे क्या, आप कहोगे चौथा आर्टिकल था राज्य पुनर्गठन आयोग से, मतलब कि किस तरीके से भारत में राज्यों का निर्माण होगा। हमने बताया था भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ और पहला राज्य बना जिसे कहते हैं हम आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। और जब संविधान मतलब पूर्ण राज्य बने तो 14 भाषाएं थी और 14 ही उसमें राज्यों का गठन हुआ था। और उसके बाद वर्तमान में 28 राज्य थे और कितने 28 राज्य थे और अंतिम राज्य जो बना था उसे कहते हैं तेलंगाना बना था, कृष्ण आयोग के अधिकार पर। और उसी के साथ हमने अंत में इनसे जो भी क्लास अब तक हमने की थी उनके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको कराए थे। और आज हम नया टॉपिक चलाते हैं जिसका नाम है नागरिकता। नागरिकता, ठीक। नागरिकता क्या है, आप कहोगे नागरिकता के लिए संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसे कहते हैं भाग 2। नागरिकता के लिए संविधान में भाग 2 और इसी के साथ अनुच्छेद भी जोड़े गए। अनुच्छेद कैसे, आप 5 से 11 तक इसका व्यापक उल्लेख है, मतलब कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका व्यापक उल्लेख है। कौन सी में, आप कहोगे नागरिकता। नागरिकता कौन सा है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11। नागरिकता का मतलब है जिस भी हम देश में रह रहे हैं और जिस भी हम क्षेत्र में रह रहे हैं और उसी में क्या करने, हम उसके नागरिक हैं या नहीं, उसका ये हम वहाँ के निवासी हैं या नहीं है, उसके द्वारा हमें क्या, किसके द्वारा पता चलेगा, नागरिकता के द्वारा। और नागरिकता को हमने किस देश से ग्रहण किया, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा नागरिकता भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की गई है, मतलब कि जोड़ी किस देश से गई है, मतलब कि नागरिकता को हमने कहां से लिया है। तो आप कहोगे जो नागरिकता ली है हमने वो ली है ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से नागरिकता को ग्रहण किया गया है। मतलब कि जिस तरीके से वहां के जो सदस्य हैं उनको नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद कहां से लेकर, आप कहोगे 5 से लेकर 11 तक इसका व्यापक उल्लेख है। और हम सबसे पहले कैसी नागरिकता ये हमें भी पता नहीं था, तो अभी हमसे चलेगा, दोबारा से काटना है सही, ठीक है। हाँ, नागरिकता संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक और हमने किस देश से ग्रहण की गई है। आप कहोगे जब भी हमने अपने संविधान में कोई पाठ जोड़ा है वो किसी न किसी देश से ग्रहण किया गया और उसके बाद जो भी संविधान का अधिकतर हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यहाँ पर जो नागरिकता है वो हमने ब्रिटेन देश से ग्रहण की है। कौन से देश से ली गई है, ब्रिटेन। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने नागरिकता को किस देश से ग्रहण किया गया या किस देश के संविधान से जोड़ा है। तो आप कहोगे वो देश का नाम है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में जिस तरीके की नागरिकता होगी उसी तरीके से नागरिकता को क्या किया जाएगा, आप कहोगे उसी नागरिकता को अपनाया गया। तो बाहर ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। कैसी, एकल नागरिकता। किस नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल का मतलब है कि जैसे अब 2 देश समझा देता हूं। एक देश है हमारा यूएसए। यूएसए में राज्यों की, हर राज्यों की अलग अलग नागरिकता है, मतलब कि जो भी
आपके राज्य हैं वहां पर, उनमें हर राज्यों की अलग अलग राज्य कितने 50 की अलग अलग है। और भारत में राज्य कितने आप कहोगे 28, तो वहां पर किसी राज्य की अलग नागरिकता नहीं है। तो यदि अलग राज्य की अलग और संघ की अलग होती तो उसे कहते हैं हम दोहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता कहते हैं? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? जहां राज्यों की अलग हो और संघ की अलग हो। तो यहां कैसी है? यहां केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसमें? आप कहोगे भारत में। तो ब्रिटेन में भी कैसी नागरिकता होगी? आप कहोगे ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता ही होती है। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ कि यूएसए से हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि वहां पर दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, देश का प्रमुख व्यक्ति कौन है? आपसे पूछा जाए कि देश का प्रमुख व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे भारत का राष्ट्रपति। सबसे जो होगा वो कौन सा होगा? आप कहोगे भारत का राष्ट्रपति। देश का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति है। तो मतलब कि जो आपसे पूछा जाए भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? आप कहोगे राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। इसी तरीके से जो आपका अंत में आता है ग्राम, मतलब गांव का सबसे प्रमुख कौन होता है? आप कहोगे ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान प्रमुख व्यक्ति होता है। पहला क्वेश्चन, देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? आप कहोगे राष्ट्रपति होता है। राज्य का सबसे प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ग्राम का सबसे प्रमुख कौन होता है? आप कहोगे ग्राम प्रधान वहां का प्रमुख व्यक्ति होता है। तो ये आप कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ग्रहण की गई। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और उसी के बाद किस आर्टिकल में 5 से लेकर 6 तक इसका व्यापक वर्णन है। और इसके बाद यदि हम देखें नागरिकता को जो ग्रहण कर सकते हैं, नागरिकता को ग्रहण किस आधार पर कर सकते हैं? आप कहोगे सबसे पहले जन्म के द्वारा। जन्म के द्वारा। दूसरा वंशानुगत, वंश के द्वारा या वंशानुगत। तीसरा रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। और इनको ग्रहण करने का प्रावधान आपके अनुच्छेद या आर्टिकल में दिया गया है कि कौन से आर्टिकल में किस तरीके से हम प्रावधान कर सकते हैं। तो अब हम अनुच्छेदों का व्यापक वर्णन करते हैं। अनुच्छेद या आर्टिकल 5। इसमें अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता का प्रावधान है। मतलब कि जो 1955 में नागरिकता का जो हमने ग्रहण की है या कैसे हम नागरिकता देंगे, उन सब का उल्लेख इसमें है। सबसे पहले वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। वंश का मतलब है आप कहोगे जन्म। मतलब कि वंश में से कोई भी किसी का सगा संबंधित यदि भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे दादा, दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, ठीक,
दादा दादी, नाना नानी, मामा, तो कोई भी भारत का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर क्या, भारत में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा जो जन्म लेगा उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत में जन्म, भारत का नागरिक होगा। कौन सा नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। अब जन्म तो कोई भी ले सकता है, परंतु माता पिता, माता पिता भारतीय हो, मतलब कि जिसके माता पिता भारतीय होंगे और उस बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, जन्म के द्वारा नागरिकता। इसमें आप क्या कहोगे, वंश के द्वारा नागरिकता, जो जिसमें 1947 से पहले जिसके दादा दादी नाना, 1955 से पहले जिसके दादा दादी नाना नानी फूफा फूफी में से कोई भी है तो उसे भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। और उसके बाद आर्टिकल 6 मतलब कि अनुच्छेद 6, भारत आजादी के बाद 1947 में जो नागरिक पाकिस्तान छोड़कर, पाकिस्तान से भारत आ गए उन्हें भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। मतलब कि जो 1947 तक पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए, विभाजन के बाद भारत आ गए तो उन्हें क्या कहलाया जाएगा, भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। 7, यदि वर्ष 1948 के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले नागरिक या आने वाले नागरिकों को पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण करनी होगी। किसके द्वारा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण करनी होगी। मतलब कि कोई आएगा, 6 और 7 किससे संबंधित है, पाकिस्तान से, और 5 हमें सबसे शुरू में नागरिकता दी गई। उसके बाद आर्टिकल 6 के बाद आर्टिकल 7 और 7 के बाद क्या आता है, आप कहोगे आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, किसके द्वारा, पंजीकरण के द्वारा
नागरिकता। यदि किसी को पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण करनी होगी तो उसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 8 में है। मतलब जैसे भारत के नागरिक विदेश में जाकर, विदेश मतलब जो अन्य देश है जैसे पाकिस्तान, जैसे आपका यूएसए है, ब्रिटेन है, या आपका इंग्लैंड है, जहां भी जाके बच जाए विदेश में, मतलब भारत के नागरिक विदेश में रहने लगे, उनके बच्चों को भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी। मतलब कि यदि कोई शत्रु राष्ट्र को छोड़कर, जैसे आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और उसके बाद चीन है, यदि कोई भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसको पंजीकरण कराना होगा, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। नो, आर्टिकल नो में क्या है? यदि हम चाहते हैं कि हमें भारत का नागरिक नहीं बन के किसी दूसरे देश का नागरिक बनना है, तो हम स्वेच्छा से अब भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बनेगा? लिखो, कोई भारतीय नागरिक कोई भारतीय नागरिक भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। स्वेच्छा से क्या कर सकता है? उसका त्याग कर सकता है। मतलब कि यदि कोई भारत का नागरिक है और वह भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो अपनी इच्छा से छोड़ सकता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? स्वेच्छा से नागरिकता क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। किसमें? आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10, इसमें है धोखाधड़ी, या धोखे से यदि कोई शत्रु राष्ट्र का नागरिक धोखे से भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैसी कार्रवाई की जाए? कानूनी। यदि कोई शत्रु राष्ट्र का नागरिक धोखे से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस पर कानून का प्रावधान है। किसके द्वारा? आप कहोगे सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दंड का भागीदारी होगा। तो इसका मतलब सीधे शब्दों में एक बात हमारी समझ में आई कि कोई भी भारत की नागरिकता धोखे से ग्रहण नहीं कर सकता। यदि कर दी है तो आप कहोगे अनुच्छेद 8 के द्वारा
पंजीकरण कराना होगा। और 9 में क्या है, आप कहोगे कोई भी भारतीय नागरिक कैसे, आप कहोगे अपनी इच्छा से नागरिकता को छोड़ सकता है। कोई जबरदस्ती तुम नहीं रहना चाहते तो छोड़कर दूसरे देश की भी नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। और उसी के बाद आर्टिकल 10 क्या कहता है, 10 कहता है कोई भी शत्रु राष्ट्र का नागरिक उस नागरिकता को क्या कर सकता है, धोखेधड़ी से नहीं ग्रहण कर सकता है। एक आर्टिकल लास्ट बता जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 11। और 11 में क्या है, आप कहोगे नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको, आप कहोगे संसद को है। मतलब कि संसद समय समय पर नागरिकता पर कानून बना सकती है। ये सीधी बात हुई कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो आप कहोगे संसद। वर्तमान में अभी 2019 में नया कानून बिल पास हुआ है जिसे कहते हैं CAA, मतलब कि नागरिकता अधिनियम कानून बिल जो था वो 2019 में बनाया गया। और इसका क्या हुआ है, विवाद हुआ था। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम 6 जो जाति हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, इन सबको भारत में नागरिकता देने का कार्य करेंगे। और नागरिकता देने के मतलब कि कोई किसी देश से यदि सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, वो भारत में आना चाहता है तो हम उसको यहाँ की नागरिकता ग्रहण करा देंगे। परंतु इसमें अल्पसंख्यकों को नहीं कहा गया, इसमें मुस्लिमों को नहीं जोड़ा गया था, इसीलिए ये क्या हो गया था, विवादित में जा रहा था। तो सीधी सी बात है, नागरिकता में हाल ही में कानून कब बना था, आप कहोगे 2019 में बनाया गया था। तो इसमें नागरिकता क्या है, आप कहोगे नागरिकता संविधान के भाग 2 आर्टिकल कहां से लेकर 5 से लेकर 11 तक इसका व्यापक उल्लेख है। और नागरिकता किसी राज्य का क्या होता है, बताती है कि आप इस देश के नागरिक हो। और इसी के लिए सबसे प्रमुख मतलब सबसे बड़ा नागरिक देश का कौन होता है, आप कहोगे राष्ट्रपति होता है। दूसरा कौन होता है, आप कहोगे राज्य का राज्यपाल होता है। और गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति ग्राम प्रधान होता है। यदि हम पूछे कि भारत में कैसी नागरिकता है, आप कहोगे एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता कहां से ली गई थी, आप कहोगे एकल नागरिकता ब्रिटेन से ग्रहण की गई थी। क्या सबसे पहले ऐसी थी, नहीं, पहले भारत में एक राज्य था अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर, जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जैसे जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ तो अधिकतर जम्मू कश्मीर कह रहा अपवादों में ही रहा था, अन्यथा भारत के सभी राज्यों में एकल नागरिकता का प्रावधान था। और उसी के बाद आर्टिकल 5 अधिनियम के द्वारा नागरिकता थी, मतलब कि किसी वंश के आधार पर किसी के दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी में से कोई भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 6 जो 47 तक पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए या उसके बाद आते हैं तो उन्हें पंजीकरण कराना पड़ेगा, वो आर्टिकल 7 में। और आर्टिकल 8 क्या कहता है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। यदि कोई भी नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा। कोई इटली से आए या USA से आए, उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे क्या कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा। और उसी के बाद आर्टिकल 9 क्या कहता है, आप कहोगे कोई भी भारतीय नागरिक भारत की नागरिकता अपनी इच्छा से छोड़ सकता है या नागरिकता का त्याग कर सकता है कि अब उसको रहना है या नहीं रहना, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। आर्टिकल 10 यदि कोई धोखे से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और भारत में प्रवेश करता है, भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको पकड़ा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अंत में आर्टिकल 11 क्या कहता है, संसद पर मतलब नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किस आर्टिकल के तहत, आप कहोगे आर्टिकल 11 के तहत। हमने भाग 2 कंप्लीट कर दिया था, अब हम संविधान के भाग 3 को कंप्लीट करेंगे। भाग 3 और भाग 3
सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें क्या है, आप कहोगे इसी में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इन्हीं को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि सीधी सी बात है कि इस भाग में क्या मौलिक अधिकार, क्या क्या हमारे राइट्स है, क्या अधिकार है, उन चीजों का हमें वर्णन करना है। इसको हम पढ़ने से पहले इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे कि विदेश में मौलिक अधिकार, और दूसरा भारत में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, यहां हम भारत के बारे में जानेंगे, यहां विदेश के बारे में जानेंगे। अब आ रही होगी कि विदेश के मौलिक अधिकारों से हमें क्या लेना देना है, क्योंकि हमने किसी देश से ये संविधान में जोड़े हैं, तो कौन सा देश है और कहां से हमने लिए हैं, तो उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। विदेश में मौलिक अधिकारों को दो रूपों में दिया जा सकता है, या तो आप क्या होगे अलिखित रूप से दिया जा सकता है, अलिखित रूप, या आप कह सकते हो लिखित रूप। मतलब कि लिखित से या अलिखित रूप से मौलिक अधिकारों को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत जो होती होगी वो होगी या लिखित से या अलिखित से। आप क्या होगे, जहां अलिखित संविधान होगा वहां पर मौलिक अधिकारों को अलिखित रूप से दिया जाएगा, जहां लिखित संविधान होगा वहां मौलिक अधिकारों को लिखित रूप से दिया जाएगा। तो इसका मतलब कहां है अलिखित संविधान, आप कहोगे इंग्लैंड या ब्रिटेन। इंग्लैंड में कैसा संविधान है, आप कहोगे यहां का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। क्या हुआ 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों की मांग उठी। कब, 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों की मांग उठी। अब इसमें मौलिक अधिकार क्या है, वहां की जो जनता थी, तो जनता ने शासक बदला, मतलब कि सत्ता परिवर्तन हुई, और सत्ता परिवर्तन होने के बाद वहां पर शासक बने विलियम थर्ड, और उन्होंने वहां क्या दिए, आप कहोगे मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकार का मतलब है कुछ अधिकार, जैसे काम के 8 घंटे, कितने घंटे, काम के 8 घंटे, मतलब कि कोई भी व्यक्ति काम करेगा वो काम के कितने घंटे, 8 घंटे निर्धारित किए कि आप 8 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कर सकते। और इसी के बाद काम के 8 घंटे और 1 दिन का अवकाश, एक दिन का अवकाश, मतलब कि 1 दिन की छुट्टी कर सकते हो। काम के 8 घंटे निर्धारित किए, और निर्धारित करने के बाद ये क्या दिए गए, जनता को कुछ अधिकार या राइट्स उनके दिए गए हैं। तो ऐसे अलिखित प्रस्ताव, क्यों, क्योंकि वहां पर एक क्रांति हुई थी जिसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति। इसके मतलब क्या है, आप कहोगे बिना रक्त बहाए लड़े वहां की सत्ता परिवर्तन हो गई थी। तो यहां तो कैसा प्रावधान है, अलिखित प्रावधान है, ठीक है। अलिखित होने के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा नहीं जा सकता, तो लिखित रूप से किसने दिए होंगे, लिखित रूप से दिए होंगे आपके यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
किसने दिए? लिखित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका ने अपनी जनता को जो अधिकार दिए हैं उन्हीं को हमने भारतीय संविधान में जोड़ा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कि मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं? आप कहोगे अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। कहां से? अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले आजाद हुए, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए और वहां से ही भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया है। ठीक, तो अब यहां से भारतीय संविधान में जोड़ जाने के बाद क्या सब इतिहास इनका भारतीय संविधान में 1947 के बाद से प्रारंभ है? नहीं भाई, इनका इतिहास जो चलता है 1895 तिलक अधिवेशन से इनका इतिहास चलता है। तो मतलब बात सीधी है कि मौलिक अधिकारों की भारत में मांग जो स्टार्ट हुई थी वो 1895 तिलक अधिवेशन बिल से मांग प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और किस देश से लिए गए? आप कहोगे यूएसए से लिए गए। और यूएसए में कितने मौलिक अधिकार हैं? आप कहोगे 7 मौलिक अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 7 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और इन्हीं 7 को यहां से उठाया और भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। और इन मौलिक अधिकारों पर कौन कौन सी समिति थी वो आपको डेट वाइज पता चलती चलेगी। जब हम किसका, आप कहोगे भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास पढ़ेंगे, उन्हीं को हम क्या करते हैं, आप कहोगे तब जैसे डेट 95 1919 के एक्ट आगे को बढ़ाते चलेंगे, तब हम बताएंगे कि ये इसके द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी और कब मौलिक अधिकारों को लाया गया था, कैसे कैसे जोड़े गए हैं, वो भी हम इसमें आगे चलकर बताएंगे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट है। भारत का भाग कौन सा है? 3। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। आपको पता चलता है क्यों? क्योंकि विदेश में 2 प्रकार, लिखित रूप से, दूसरा अलिखित रूप से। ठीक है, अलिखित रूप से देने वाला कौन सा? इंग्लैंड या ब्रिटेन। तो वहाँ का संविधान कैसा है? अलिखित। तो 1215 में वहाँ की जनता ने कुछ अधिकार दिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। जैसे काम के 8 घंटे निर्धारित, 1 दिन का अवकाश, वहां पर रक्तहीन क्रांति हुई थी। ठीक, तो ये आपकी मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए और भारतीय संविधान में यूएसए से जोड़े गए हैं। और जो मौलिक अधिकारों का इतिहास भारत का है, कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होगा, कौन सा मौलिक अधिकार वर्तमान में है, या 6 हैं या 7 हैं या कितने हैं, ये आपको इसमें पता चलेगा। और इसके बाद आपकी तैयारी के लिए, ठीक, जो भी यूपी पुलिस है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो आपके होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सब इम्पोर्टेंट है। और आने वाली सभी भर्तियों में ये टॉपिक आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे यहाँ से हल हो जाएंगे। कल मिलते हैं। ओके, बाय।